गुड मॉर्निंग। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिफ्थ यूनिट ले रहा हूँ, जो कि संश्लेषित रंजक नाम से है, यानी सिंथेटिक डाइज से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक डाइज होते क्या है। ये वह कार्बनिक यौगिक अथवा उनका मिश्रण होता है जो कपड़े और कागज़ से संयुक्त होकर उन्हें रंग प्रदान करते हैं। अब ये रंग तो प्रदान कर रहे हैं, तो रंग तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो रंग जो होता है वो सूर्य के प्रकाश, वह जो वॉशिंग में सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग में सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी ये स्थायी होते हैं। ये नहीं हो कि ये सूर्य के प्रकाश में रंग उतर जाए, या वॉशिंग में जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो यानी जब उनको धो रहे हो तो उसका रंग उतर जाए। तो ये जो होते हैं सिंथेटिक डाइज, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके मिक्सचर होते हैं। अब इसमें जो नया टॉपिक आता है वो आता है हमारे कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी रंग व संगठन। अब इसको यानी कि कुछ ना कुछ इनके कलर और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उनमें आपस में कुछ ना कुछ तो संबंध है। वो हम कैसे बता सकते हैं? वो हम बता सकते हैं कि जैसे बेंजीन है। अब बेंजीन रंगीन है, कलरलेस है, रंगहीन, लेकिन जो उसका समावायवी है, यानी ये जो आपने लिया फुलवीन, ये जो है ये रंगीन है, ये कलर्ड है। यानी बेंजीन तो हमने क्या कहा, वो तो है कलरलेस, लेकिन जो उसका समावयवी है वो क्या हो गया, फुलवीन जो है वो क्या हो गया, आपका कलर्ड हो गया। तो अब जैसे हमने कहा, इसका मतलब कुछ पदार्थ, और एक जनरली हम क्या करते हैं, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, लेकिन जब उसका रिडक्शन करते हैं तो वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये रहे कलरलेस में। और कब होते हैं, जबकि हम उसका क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो अपचयन पर वो किस में बदल गए, कलरलेस में। लेकिन जब उसका ऑक्सीडेशन वापस से करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से ऑक्सीडेशन पर, वापस कलर्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर और जो कलर है उसमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। क्योंकि जैसे हमने बेंजीन के एग्जाम्पल से लिया, या हम ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। अब हम कहते हैं इसके लिए क्या सिद्धांत दिया गया है। इसके लिए सबसे पहला सिद्धांत हम है जो हमारे पास है, विट थ्योरी। ये विट थ्योरी हमने लिया है, जो फर्स्ट नंबर सिद्धांत है, विट थ्योरी। इस विट थ्योरी में क्या क्या है हमको ये देखना है। ये एक तरह से क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम सिद्धांत, जो कि आप बीएससी पार्ट सेकंड में देख चुके हैं। क्रोमोफोर हमें पता है कि ये क्रोमोफोर ग्रुप होते हैं, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को इस तरीके से लिया है। इस सिद्धांत के अनुसार अणु में कुछ असंतृप्त समूह होते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी है। ये सिद्धांत के अनुसार अणु में कुछ असंतृप्त समूह है जो रंग के लिए उत्तरदायी है, और ये जो है ये दृश्य क्षेत्र से विकिरण का अवशोषण करते हैं और रंग को प्रदान करते हैं। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं। वहाँ हमने क्रोमोफोर तो पढ़ा है सेकेंड ईयर में, लेकिन वहाँ स्वतंत्र और आश्रित क्रोमोफोर नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर टर्म एक और आ रहा है, स्वतंत्र व आश्रित क्रोमोफोर। यानी अब हम कह रहे हैं कि यदि स्वतंत्र क्रोमोफोर का मतलब है कि एक ही समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी हो, वो किसी दूसरे पर निर्भर ना करे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्वतंत्र क्रोमोफोर। जैसे हमने कहा कि अगर मान लो ये एजो ग्रुप है या एजोक्सी ग्रुप है, अब ये एक ही प्रकार का ग्रुप है तो जिसको दूसरे से मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो स्वयं तो रंग प्रदान नहीं करते, लेकिन यदि उसमें कुछ अन्य समूह भी साथ में उपस्थित हो तो वो रंग प्रदान कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कुछ समूह जो स्वयं रंग प्रदान नहीं करते, लेकिन यदि अन्य समूह जुड़ा हो या अन्य समूह जुड़ा हो तो ऐसे ये रंग प्रदान कर देते हैं। जैसे कार्बोनिल समूह है, ये किसी अणु में उपस्थित होता है तो ऐसे में क्या होता है, ये रंगहीन है। परंतु अगर दो कार्बोनिल समूह ऐसे CO और साथ में जुड़े हो तो हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये साथ में जुड़ने से क्या हो जाएगा कि ये आश्रित हो गया। परंतु यदि इनके मध्य दूरी बढ़ जाए तो फिर ये कलरलेस हो जाते हैं। जैसे अब हमने कहा, ये रहा, हमने एक एग्जाम्पल लिया ये वाला। अब यहाँ कार्बोनिल में अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पर दो कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये रहा, हमने कहा कि अब ये जो अगर CH डबल बॉन्ड ये वाला यहाँ पर लेते हैं, दो बेंजीन रिंग के बीच में C एल्कीन ग्रुप है, अगर N बराबर 0 1 2 होता है तो ये कलरलेस है, लेकिन 3 4 5 होने पर ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो डबल बॉन्ड भी जो हो गया, ये क्या हो गया, आश्रित हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तो होते हैं जो स्वयं किसी पर डिपेंड नहीं करते, यानी एक ही समूह में जो क्रोमोफोर हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा,
ये रहा एजो और एजोक्सी, जो किसी अन्य पर निर्भर ना करे। तो जो अन्य पर निर्भर नहीं करे वो तो होगा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र क्रोमोफोर। जैसे हमने लिया ये एजो और दूसरा हमने लिया एजोक्सी। लेकिन जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आश्रित। और यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमने जैसे कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो रंग तो बढ़ता ही है जो संख्या बढ़ने पर, लेकिन साथ ही क्या होता है कि ये भी एक पर्टिकुलर उस पर होने चाहिए कि यानी जैसे अब हमने कहा इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो ये फिर ऐसे में कलरलेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने लिखा है संख्या बढ़ने पर रंग की तीव्रता भी बढ़ती है। जैसे इसमें संख्या बढ़ रही है तो तीव्रता बढ़ गई, जबकि इसमें संख्या कम है तो तीव्रता भी, तो ये आश्रित हो गए, तो इसलिए ये आश्रित क्रोमोफोर कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, इसमें ये नेक्स्ट पेज पर अब इसमें हम कह रहे हैं अब हमारे पास क्रोमोजन था, तो हमने ये पता था क्रोमोजन होते क्या है। क्रोमोजन तो जो होते हैं कि वो क्रोमोफोर के साथ जुड़कर, स्वयं तो नहीं होते वो कुछ भी, एक तरह से स्वयं जो है वो जो आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया उसमें कलर प्रदान नहीं करते, लेकिन अगर वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके लैम्डा मैक्स और ई मैक्स को बढ़ा देते हैं। यानी ये रहा ई मैक्स मतलब एप्सिलॉन मैक्स, यानी कि तीव्रता को बढ़ा देते हैं, और उसके लैम्डा मैक्स यानी उसकी वेवलेंथ को बढ़ा देते हैं। स्वयं तो अणु में रंग प्रदान नहीं करते, परंतु अणु में जुड़कर क्रोमोफोर के लैम्डा मैक्स और ये रहा एप्सिलॉन मैक्स में वृद्धि करते हैं, रंग को यानी गहरा कर देते हैं, रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने कहा एजो बेंजीन हमने लिया, तो एजो बेंजीन क्या हो गया, ये रहा तो ये एजो बेंजीन, ये रहा एजो बेंजीन। एजो बेंजीन में ये रहा एजो बेंजीन में OH जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप हो गया जो क्रोमोफोर में रंग की तीव्रता को बढ़ा देगा। और ये रहा OH NH2 NR2 ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप है। अब ऐसे ही क्या होता है, तो इसका मतलब ये क्या केवल यही काम करते हैं ये जो ऑक्सोक्रोम है, नहीं, ऑक्सोक्रोम ना केवल रंग को बढ़ाते हैं बल्कि ये एक तरह से एक्टिव सेंटर भी होते हैं। एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, जो फाइबर है उसके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके जो, तो अगर मान लो हमने यहाँ एजोबेंजीन लिया तो हम कह रहे हैं एजोबेंजीन तो है हल्का रंग है, परंतु ये कलर के रूप में उपयोग में नहीं ले सकते। रंगीन तो हो गया, ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप भी इसमें हो गया एजो ग्रुप, लेकिन ये रंगीन होने के बावजूद भी, कलर्ड होने के बावजूद भी इसको रंजक के रूप में ये उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें जोड़ दिया ये NH2, तो NH2 ऑक्सोक्रोम ग्रुप हो गया, ये तो हो गया एजो ग्रुप जो हो गया, ये तो क्रोमोफोर हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, ये NH2 ग्रुप जो हो गया वो ऑक्सोक्रोम हो गया। तो ये क्या करता है, ये फाइबर के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो ये इसमें ये धागे के साथ इसके सक्रिय केंद्र, इसमें क्योंकि सक्रिय केंद्र नहीं है, जबकि इसमें हम कह रहे हैं इसमें तो सक्रिय केंद्र नहीं है इस वाले में तो, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं सक्रिय केंद्र है। तो ये क्या करता है, ये रहा सक्रिय केंद्र, और ये धागे के साथ संयुक्त होकर उसमें रंग जो उसमें रेशे में है वो रंग प्रदान करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरह से रंजक क्या हो गए, वो ऑक्सोक्रोम युक्त क्रोमोफोरिक ग्रुप हो गए। यानी ऑक्सोक्रोम, यानी हमने यहाँ लिख भी दिया, रंजक की परिभाषा लिखी है, ऑक्सोक्रोम धारण किया हुआ क्रोमोफोर। यानी क्या हो गया, ऑक्सोक्रोम धारण किया हुआ क्रोमोफोर भी नहीं हम कह सकते बल्कि क्रोमोजन कहते हैं। क्रोमोजन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ एक टर्म आया क्रोमोजन। क्रोमोजन का मतलब होता है क्रोमोफोर युक्त जो अणु होता है, यानी कि वह अणु जिसमें क्रोमोफोर उपस्थित हो, वह अणु जिसमें क्रोमोफोर उपस्थित होता है उससे हम बोलते हैं क्रोमोजन। यानी एक तरह से जो क्रोमोफोर को जनरेट कर रहा है। तो जैसे हमने एजोबेंजीन लिया, तो एजोबेंजीन पूरा जो अणु होता है वो तो क्या हो गया, वो तो हो गया क्रोमोजन, और उसमें ये जैसे हमने ग्रुप बोल दिया ये हो गया क्रोमोफोर, ये वाला हो गया क्रोमोफोर, या डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया क्रोमोफोर, और ये पूरा की पूरा अणु क्या हो गया, ये हो गया क्रोमोजन। क्रोमोजन तो अब क्रोमोजन में हमने कहा ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जैसे इसमें ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, ये रहा जैसे क्रोमोजन में ये ऑक्सोक्रोम साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसकी डाइस की परिभाषा किस प्रकार से देख सकते हैं, यानी क्रोमोजन धारण किया युक्त ऑक्सोक्रोम धारण किया युक्त क्रोमोजन, यानी क्रोमोजन कंटेनिंग ऑक्सोक्रोम, यानी ऑक्सोक्रोम उसमें होगा, किसके अंदर होगा, क्रोमोजन के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देखा। ये हमने जो यहाँ पर लिखा है लास्ट, ये लिखा है कि बेथोक्रोम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को बताइए क्या तात्पर्य है। तो हमें ये पता है, पिछली बार हमने पिछले साल शिफ्ट पढ़ी थी
कि यानी कि अगर क्या होता है लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स यानी तीव्रता और वेवलेंथ में वृद्धि होती है, तो अगर जो आपका शिफ्ट आता है तो वो अगर जो भी हमारे पास पीक आती है, एब्जॉर्प्शन पीक आती है, वो अगर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाती है यानी उसका लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है तो उसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यदि उसका लैम्डा मैक्स कम हो जाता है तो उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। यदि उसका जो तीव्रता बढ़ जाती है पीक की तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं और तीव्रता कम होने पर उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ये हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं, ये हमने यहाँ पर बनाया है। ये तो ये हमने लिखा भी है, सामान्यतः ऑक्सोक्रोम जो है वो लैम्डा मैक्स ई मैक्स को बढ़ा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को दिखाता है, बेथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को दिखाता है, क्योंकि ये और आपके ये लैम्डा मैक्स और इसमें एप्सिलॉन मैक्स दोनों में वृद्धि करता है। तो आज के लिए इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।